Okay, so hey guys, what's up everybody? Welcome back to another video. तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मैं चीज़ों में बिजी हो गया था। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है कि टॉप 4 थिंग्स जो आयरलैंड आके आपको सबसे पहले करना ही है, हर स्टूडेंट करता ही करता है टॉप 4 चीज़। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले सिम कार्ड की। आयरलैंड आते हैं आपको सिम की नंबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कौन सा सिम कार्ड आपको लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के सिम कार्ड मिलते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है रेट्स वगैरह इस पर, तो उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ आती है ट्रैवल, तो लीव कार्ड कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप लिमरिक, गॉलवे या कॉर्क वगैरह जा रहे हो, उन यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो और डबलिन पे आप उतरोगे अगर, तो डबलिन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से कैसे जाना है, कौन सी बस वगैरह बुक करनी है। और थर्ड हम लोग बात करेंगे IRP एंड देन PPSN। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। तो भाई जैसे अगर आप यहाँ पर आयरलैंड आओगे तो आपको सिम कार्ड आप कोई भी स्टोर से ले सकते हो, टेस्को, लिडल, ऑल्डी वगैरह, यहाँ पे सब फ्री में सिम कार्ड मिलते हैं। या अगर आपको वोडाफोन वगैरह का सिम कार्ड चाहिए तो आप स्टोर पे जाके ले सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के सिम कार्ड आते हैं। सबसे पहले 348, लाइका, वोडाफोन, और मेनली तो ये चार ही ब्रांड्स यहाँ पर चलते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं 3 की। तो भाई 3 का तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि 3 यहाँ पर वैसे यूजुअली आपको बहुत कम लोग मिलेंगे चलाते हुए, 3 के नेटवर्क वगैरह भी कुछ सही नहीं आते। सबसे मेजर जो लोग सिम यूज़ करते हैं वो होती है 48, लाइका और वोडाफोन। वोडाफोन काफ़ी अच्छी सिम है, नेटवर्क वगैरह सब अच्छे आते हैं, वोडाफोन सर्विस भी काफ़ी अच्छी देता है। बट दिक्कत ये है कि भाई बीइंग अ स्टूडेंट वोडाफोन के रिचार्ज शुरू होते हैं 20 यूरो से पर मंथ, तो वो काफ़ी महंगा जाता है। बजाय उसके कि अगर आप लाइका या 348 अगर यूज़ करते हो, 48 मुझे काफ़ी बेटर लगा क्योंकि 48 अगर आप नॉर्मली भी 48 लोगे तो 13 यूरो में आपको अनलिमिटेड नेट वगैरह और कुछ मिनट्स का कॉलिंग वगैरह मिलता है, लेकिन वो इनफ हो जाता है उतने मिनट्स। तो 13 यूरो चीपेस्ट मेरे को लगा अभी तक का 48 का, वो आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद लाइका काफ़ी अच्छा है, मैं खुद अभी लाइका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ मैं कुछ टाइम बाद इसको पोर्ट करा लूँगा 48 के अंदर ही, क्योंकि लाइका का भी देखो, अगर आप स्टूडेंट प्लान लोगे तो शायद पूरे साल भर का कुछ प्लान रहता है इनका जिसमें आपको 9 यूरोज पर मंथ काटते हैं, लेकिन वो 1 साल के लिए जब तक आप स्टूडेंट हो। और फिर उसके बाद इनके भी प्लान्स 15-20 यूरो तक के हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम इतने का तो प्लान आता ही है फिर 48 का भी। लेकिन हाँ, मतलब 15 यूरो तक ये रहता है कि कॉलिंग कम आती है, नेट 5 GB आता है 10 यूरो के अंदर अंदर। हाँ, तो मतलब यूजुअली मेरे यहाँ तो क्या है, यूनिवर्सिटी में मेरे को मिल जाता था वाईफाई पूरे साल भर, तो और बसेस में भी फ्री वाईफाई रहता है, तो मैंने तो कभी डलाया ही नहीं। मतलब मैं 5 महीने में या 3 महीने में एक बार रिचार्ज कर लेता था ताकि मेरा सिम एक्टिवेट रहे, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई कर रखा था तो यही नंबर मैंने दिया था, तो इसलिए मैं खाली सिम एक्टिवेट करने के लिए करता था। अब जैसे मैं अकोमोडेशन यहाँ से छोड़ूंगा, मेरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं हर मंथ ही मेरे को रिचार्ज करना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 48 वगैरह ले लूँगा, क्योंकि 48 में 13 यूरो में सब सही सेट प्लान आ जाता है। तो ये हो गई भाई सिम की बात। तो सिम का ये सीन रहता है कि फिजिकल सिम आपको फ्री में मिल जाएगी, आप डालो उसको, एक्टिवेट करो, ऑनलाइन आपको एक्टिवेट करना है, नंबर वगैरह सब आपको ऑनलाइन आ जाएगा। और सेकेंड चीज़ आती है ई सिम। तो भाई ई सिम के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आप ई सिम लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इंडिया से ही शायद सिम बाय कर सकते आ सकते हो। मैंने ऐसा यूजुअली कम देखा, क्योंकि आप सिम इंडिया से बाय कर लो, आप इंटरनेशनल कार्ड डाल के ट्रांजैक्शन कर लो, आपका फॉरेक्स कार्ड तो इंडिया में ही आ जाएगा, उससे आप ट्रांजैक्शन कर लो। और सेकंड चीज़ ये आती है कि आप एक्टिवेट उसको यहाँ आके करो। जैसे आप डब्लिन एयरपोर्ट पे पहुँचोगे ना, तो आप यहाँ आके उसको एक्टिवेट कर देना, किसी का भी फ्री वाईफाई लेके, एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई रहता है, वो उसको यूज़ करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ताकि क्या होगा, जैसे आप डब्लिन एयरपोर्ट उतरोगे ना, आपके पास सिम कार्ड होगा हाथ में, नेट होगा हाथ में। ये चीज़ है, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी और मेरे को तो वैसे भी फिजिकल सिम चाहिए थी, इसीलिए मैंने ई सिम वाला चीज़ करा भी नहीं था। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ आती है, अब हम लोग बात करते हैं लीप कार्ड के बारे में। तो लीप कार्ड का सीन ये है कि भाई देखो, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी से मैं सिटी सेंटर जाता हूँ, तो मेरे को जो बस एरन की बस रहती हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स की बसेस चलती हैं यहाँ पर, तो यूजुअली बस एरन से मैं ट्रैवल करता हूँ। तो अब देखो, वहाँ पर पेमेंट होता है लीप कार्ड के थ्रू। अगर आप लीप कार्ड से पेमेंट नहीं कर रहे तो आप कैश देते हो। तो ये चीज़ है कि जब तक आप स्टूडेंट रहते हो ना, तो आपका स्टूडेंट लीप कार्ड बनता है, इसमें आपका ट्रैवल कॉस्ट काफ़ी कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि देखो, अगर मैं लीप कार्ड से टैप करके पे कराऊँ तो मेरे को वही जर्नी के 65 सेंट लगेंगे, लेकिन अगर मैं कैश दे रहा हूँ तो मेरे को वही जर्नी के 2-2.5 यूरो लगेंगे। तो ये चीज़ रहती। तो लीप कार्ड के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपका घर इंडिया से ही सॉर्टेड है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपको एड्रेस वगैरह सब है, आपको पता है, आप किसी फ्रेंड के यहाँ रहने वाले हो,
तो आप इंडिया से ही लीप कार्ड अप्लाई कर दो। जब आप आने वाले हो उसके 5-6 दिन पहले आप लीप कार्ड अप्लाई कर देना और आप लीप कार्ड रख लेना। आपका लीप कार्ड उस एड्रेस पे पोस्ट हो जाएगा जाके। तो आप जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको आपका लीप कार्ड मिल जाएगा। तो लीप कार्ड का यही बेनिफिट रहता है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि जैसे अब हम यहाँ से डबलिन कोच लेते, तो डबलिन कोच से अगर मुझे डबलिन वगैरह जाना है यहाँ से लिमरिक से डबलिन, तो लीप कार्ड के थ्रू क्या होता है, जब मैं टिकट बाय करता हूँ तो 14 यूरो में मेरा आना जाना हो जाता है टू एंड फ्रो डबलिन। तो मुझे वहाँ पर लीप कार्ड टैप करना पड़ता है डबलिन बस में चढ़ते ही। तो मेन लीप कार्ड का वहाँ यूज़ आता है और आप डे टू डे ट्रैवल में यूज़ आता है। अब इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हो, अगर आप भूल जाते हो ये चीज़ करना, या आपके पास जैसे आप डबलिन उतरोगे आपको लिमरिक जाना है, वहाँ से बस वगैरह कैसे मिले, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर भी आके आप अप्लाई कर रहे हो 5-6 दिन आपको कैसे निकाले, तो आप TFI Go करके एक ऐप आता है जिसमें आप टिकट बाय कर सकते हो। मैं यूजुअली जब मुझे पता पड़ा था तो मैं उसी से ही, आज भी मैं उसी से ही टिकट बाय करता हूँ, क्योंकि रीज़न भी लीप कार्ड मेरे पास हमेशा रहता है सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं TFI Go से इसलिए बाय करता हूँ टिकट, क्योंकि देखो लेट्स से मैं यहाँ से सिटी सेंटर जा रहा हूँ, तो अगर मैं लीप कार्ड टैप करता हूँ तो 65 सेंट जाने का। अब मैं जब आऊँगा फिर मेरे को लीप कार्ड टैप करना पड़ेगा 65 सेंट आने का, तो ऑलमोस्ट 1.30 यूरोज हो गए। लेकिन अगर मैं TFI Go से अगर टिकट बुक करता हूँ तो उसमें 1.5 घंटे का टाइम लिमिट रहता है, कि मतलब मैं 1.5 घंटे तक मेरा टिकट वैलिड रहता है। तो इनकेस अगर मेरे को थोड़ा सा ही कुछ सामान लेके आना तो मैं ऑनलाइन 65 सेंट का खरीदूंगा। उसकी सेटिंग होती है वो मैं नीचे डाल दूंगा, क्या सेटिंग करनी पड़ती है आपको। 65 सेंट का मैं ऑनलाइन कर दूंगा, 1.5 घंटा चलता है, मैं जाके वापस भी आ जाऊंगा उसी टिकट में। या लेट्स से अगर मैं निकला और 1.5 घंटा होने के 1-2 मिनट पहले ही मैं वापस बस में बैठ गया तो भी वो वैलिड ही रहता, तो मैं वापस 65 सेंट में मेरा जाना और आना हो जाता है। तो ऐसे पैसे बच जाते हैं। लेकिन हाँ, अब आप यहाँ बोलोगे फिर यार ऐसे पैसे बच रहे तो मैं लीप कार्ड क्यों अप्लाई करूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कभी डबलिन कुछ बुक करोगे और यहाँ से आपको डबलिन जाना तो फिर आपको मतलब लीप कार्ड लगेगा, वहाँ से टैप करना पड़ता है, तो फिर आप सिटी लिंक वगैरह करो। लेकिन सिटी लिंक शायद थोड़ी सी महंगी पड़ती है, डबलिन कोच काफ़ी सस्ती पड़ती है, इसीलिए यूजुअली लोग करते हैं। इसलिए भी मैंने लीप कार्ड रख रखा है, ताकि मतलब मेरे को डबलिन वगैरह जाना हो तो फिर वहाँ लीप कार्ड टैप करना पड़ता है, वहाँ वो ऑनलाइन ही चलता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा TFI Go का, और क्या सेटिंग वगैरह क्या करनी है वो मैं सब आपको बता दूंगा। ये TFI Go ऐप सभी जगह चलता है, हर जगह की सेटिंग अलग अलग है, थोड़ी सी वो आप समझ जाओगे क्या सेटिंग करनी है एक सेटिंग दिखा के। तो गॉलवे वगैरह सब जगह, मैंने सब जगह यही TFI Go ऐप यूज़ करके मैंने टिकट्स वगैरह बुक करी थी मेरी। और वो उनको खाली ड्राइवर को दिखाना पड़ता है आपकी स्क्रीन टिकट बुक करके एक्टिवेट करके, और फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बात हो गई सबसे पहले सिम की। सेकंड हो गया आपका लीप कार्ड जो ट्रैवल में आपका काम आएगा। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं PPSN की। तो भाई PPSN के लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा, जिस दिन आप आओगे ना, जिस दिन आपका कोर्स शुरू होगा, आपकी जो एक्चुअल कोर्स स्टार्ट डेट है, जैसे मेरी जो कोर्स स्टार्ट डेट थी वो थी 9 सितंबर। 9 सितंबर को मेरी पहली क्लास थी, तो उसके उसी दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट लोगे उसके 1 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। PPSN के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट आता है विद इन 24 आवर्स, आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगा। और अपॉइंटमेंट आते ही आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको उस तारीख वहाँ पर लेके जाना है। अब देखो PPSN आप ऐसा समझ लो आयरलैंड का पैन कार्ड है। आपको पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम जो भी आप करोगे ना, आपको PPSN अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है। तो वो PPSN के थ्रू आपको पूरा पैसा ट्रैक होता है यहाँ पर। अब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उसी दिन आपको PPSN नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि PPSN का सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि भाई पार्ट टाइम करने के लिए PPSN लगता ही लगता है। मेरे कितने दोस्तों को लग गया था, लेकिन जब उनसे PPSN मांगा गया तो उनका PPSN नहीं था, तो उनको पार्ट टाइम से निकाल दिया था कि भाई आपके पास जब PPSN आए तब आप हमारे पास आना, ये चीज़ रहती है। तो PPSN काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कितनी जगह तो बिना PPSN के लेते भी नहीं है, मतलब PPSN तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भाई जो टाइम रहता है उसके आप 15-20 मिनट पहले भी जाओगे ना तो भी आपका हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि टाइम पे ही पहुंचना है, टाइम पे ही जाओ तो सही है। बट मैं पहले पहुंच गया था तो कोई था नहीं वहाँ आया हुआ, तो जिसका अपॉइंटमेंट था वो आया नहीं था या उसको लेट हो गया था, तो उन्होंने फिर मुझे ले लिया, क्योंकि जो वहाँ बैठा था फिर उसको ले लेते हैं, और फटाफट वो आपको 5-7 मिनट में फ्री कर देंगे। और ऐसे कुछ मेजर डॉक्यूमेंट मांगते नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके कोर्स स्टार्ट होने के बाद डालना, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट लेके जानी है ना, जो भी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट में रहेंगे आपको लेके जाना है ना, वो उन पे जो डेट रहेगी वो कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट की वाली डेट या उसके बाद की डेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो PPSN का तो यही फंडा रहता है। और सेकंड फिर हम लोग बात करते हैं IRP के बारे में। तो भाई IRP का ये सीन रहता है कि अभी पिछले साल तक
तो लिमरिक में ही आईआरपी का सब हो जाता था कि जैसे मैं आया, मुझे आईआरपी के लिए अप्लाई करना, तो मेरे को लिमरिक के ही कहीं पर सेंटर रहता था, वहाँ पर जाके सर हो जाता। बट अभी क्या हो गया ना, गॉलवे कॉर्क सब, इनको सबको डबलिन जाना पड़ता है। तो आई विल रिकमेंड कि भाई जिस दिन आपका ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट फ़ोन कॉल नंबर मिल जाएगा। तो सिम सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। सिम तो एक्टिवेट करा ही लेना, रिचार्ज वगैरह करा के चकाचक रखना, ताकि जिस दिन आपका कोर्स का फर्स्ट डे हो ना, उसी दिन से आप कॉल करना शुरू करना। और उसी दिन से आप कॉल करना शुरू करोगे ना, तब जाके आपको नियरेस्ट की अपॉइंटमेंट मिलेगी डबलिन की। जैसे मैंने कुछ शुरू किया था 15 तारीख के आसपास, नहीं 15 नहीं, मैंने 11-12 तारीख को कॉल करना शुरू किया था। तो शायद मेरा एक पहले या दूसरे दिन मेरा कॉल लग गया था, और मेरे को 25 सितंबर की डेट मिली थी, क्योंकि उसके 2-3 हफ्ते बाद आपका आईआरपी कार्ड आता है, और बिना आईआरपी के कोई पार्ट टाइम पे रखेगा नहीं। मेरे कितने ही दोस्त हैं, उनके आईआरपी कार्ड, उनकी डेट दिसंबर की थी। भाई अगर आपको देखो पार्ट टाइम नहीं करना है, इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो बाद में भी कॉल करके आराम से दिसंबर की डेट ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आईआरपी, पीपीएसएन और ये 3-4 चीज़ें ना पहले ही करके रख लो, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आईआरपी में जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो नीचे मैं लिख दूंगा। सबसे मेन बात याद रखना आईआरपी और पीपीएसएन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उनकी डेट आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट के बाद की होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोनों ही केस में। तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन पे जो डेट लिखी रहती है जिस दिन आपको इशू हुआ है डॉक्यूमेंट, वो इशू डेट कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद की डेट होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आईआरपी के वहाँ पर फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट नहीं होता है, आपको आपका एआईबी में अकाउंट ओपन कराना ही पड़ेगा। एआईबी में अकाउंट ओपन करके ही आपको एआईबी के ही कार्ड से वहाँ पेमेंट होता है। वो शायद कैश भी नहीं लेते हैं, कैश पेमेंट्स भी अलाउड नहीं, आपको कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। फॉरेक्स कार्ड, रेवोल्यूट ये सब नहीं चलते हैं, और शायद आप, और टैब भी आपका वर्क नहीं करेगा। तो टैब के भरोसे मत जाना, आपको वहाँ इंसर्ट करके, कार्ड इंसर्ट करके पिन ही डालना पड़ेगा। तो आपका बैंक अकाउंट और ये सब आपका सॉर्टेड करना है। बैंक अकाउंट तो आप जिस दिन आओगे ना, उसी दिन से आप बैंक अकाउंट की प्रोसेस में लग जाना। और आपका एआईबी का स्टूडेंट बैंक अकाउंट तो आप ओपन ही कर लेना, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना फिर आईआरपी में पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो आईआरपी के लिए आपको जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ। मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा और भी डॉक्यूमेंट मैं नीचे लिख दूंगा। देखो डॉक्यूमेंट जो आप लाए हो वो तो पूरे लेके जा ही सकते हो, मैं तो सारे लेके गया था। ताकि मैं तो इसलिए ले गया था क्योंकि देखो, एक तो पहली बात अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, दूसरी बात मैंने जो मेरे फ्रेंड्स के केसेस सुने थे, तो किसी से तो भाई कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग लिए, वो लेके गए नहीं गए, बट वो तो वैसे लेके गए थे, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं यहाँ से अब डबलिन जा रहा हूँ, पहली बात तो अपॉइंटमेंट मिलने में इतनी देरी हो रही है। मेरे दोस्त ने मेरे 2 दिन बाद कॉल किया था, उसको सीधा दिसंबर का अपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि पूरे ऑल ओवर आयरलैंड के बच्चे अप्लाई करते हैं आईआरपी के लिए, अपॉइंटमेंट सब जगह सब बच्चे लेते, तो इसीलिए वेटिंग काफ़ी लंबी है, और बहुत टाइम बाद मिला मेरे दोस्त को। तो इसीलिए मैं सारा डॉक्यूमेंट लेके, ताकि वो कुछ भी मांगे तो मेरे पास हो, और मेरे को वापस लिमरिक में आके मेरे को वापस रिटर्न अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े, और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं तो सारे डॉक्यूमेंट लेकर था। बाकी जो मेजर डॉक्यूमेंट है उनकी तो मैं आपको लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको लेके जाना है। एआईबी का आप ध्यान रखना, बैंक अकाउंट ओपन करना, मैं का पेमेंट एआईबी का जो डेबिट कार्ड है उसको इंसर्ट करके ही पेमेंट होगा। और आपको जो लेटर आएगा एआईबी से, जिसमें आपका एटीएम कार्ड रहेगा, उसमें आपका एटीएम कार्ड का पिन भी रहेगा। तो वो सब आप फोटो वगैरह खींच के सब ध्यान रख के लेके जाना, ताकि आप वहाँ जाके भूलो नहीं। तो ये 4 मेन चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है। पहले तो सिम कार्ड का आई सजेस्ट कि पहले ही दिन से या तो आप फिर 48 में शिफ्ट हो जाओ। सेकंड मेरा प्रेफरेंस लाइका रहेगा, और मैं खुद लाइका यूज़ कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 48 पे शिफ्ट करूँगा, सेम नंबर से पोर्ट करूँगा। आप जैसे वोडाफोन भी ले सकते हो, फिर आपका मन करा नहीं यार सही है लाइका यूज़ करते, लाइका और यूज़ करो, तो आप उसमें पोर्ट कर सकते हो। वो ऑनलाइन पोर्ट हो जाता है फ्री में। इंडिया से आ रहा हो तो एक बार ई सिम का सिस्टम देख लेना। मेरे को ये लगता है कि शायद अगर ई सिम ही ले रहे हो तो इंडिया से आप ले लो। आप ऑनलाइन सिम आपकी ऑर्डर हो जाएगी, ईमेल पे आ जाता है, वो कुछ नंबर डाल के एक्टिवेट करना पड़ता है, तो आप आयरलैंड आके एक्टिवेट करो। या आप सिम ले रहे हो तो जिस दिन आपकी फ्लाइट हो उसके उसी दिन आप इंडिया से सिम खरीद लो, ई सिम, और यहाँ आके सीधा आप एक्टिवेट कर लेना। एक ये चीज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़, लीव कार्ड के लिए आप पहले से अप्लाई कर देना। इंडिया से आने के 2-3 दिन पहले ही अप्लाई कर देना, ताकि 5 दिन में शायद आपका लीव कार्ड आ जाएगा। ठीक है। TFI Go ऐप, जब तक आपका लीव कार्ड नहीं आता, अगर डिले हो जाता है तो आप TFI Go ऐप का यूज़ कर सकते हो। चौथा PPSN भाई, PPSN और IRP ये दोनों ऐसी चीज़ है जो पार्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पार्ट टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यही काम करना, PPSN लेना। PPSN के जिस दिन अपॉइंटमेंट रहेगा उसी दिन हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। वो एक लेटर देते हैं, वो लेटर के अंदर लिखा हुआ रहता है PPSN नंबर, उससे आपका काम हो जाएगा। और बाकी जो कार्ड रहता है वो तो 2-3 हफ्ते बाद आता है, और कार्ड का कहीं यूज़ नहीं आता है। कार्ड मेरे पास भी पड़ा हुआ है, 2-3 हफ्ते बाद आया था, वो तो रख रखा है मैंने।
पर उसका कहीं यूज़ नहीं आता। और IRP करा लो भाई, IRP तो मतलब उससे इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं वैसे, तो IRP तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो IRP के डॉक्यूमेंट्स मैंने नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। EIB का कार्ड लेके जाना, 300 यूरो उसमें आपको डालने पड़ेंगे, इंसर्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा, पिन याद रखना, डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट लेके जाना। और हाँ, IRP के लिए आप जा रहे हो तो जैसे 12:30 का आपका अपॉइंटमेंट है, तो एग्जैक्ट 1 घंटा पहले वो लोग अलाउ कर देते हैं कि यार भैया आप 1 घंटा पहले आके आप अंदर जा सकते हो। उससे के 1 मिनट पहले भी अलाउ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखो, 1 घंटा पहले तक वो अलाउ कर देते हैं। बाकी हाँ, आप टाइम पे जाओ तो वो सही रहता है कि आप एक्चुअल टाइम पे ही जा रहे हो, कोई ना जल्दी ना लेट ऐसा। और जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा IRP का ईमेल पे, वो प्रिंट आउट करा के जरूर लेके जाना, वो तो मांगते ही मांगते हैं वहाँ पर, अपॉइंटमेंट लेटर आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये 2-3-4 बात चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखना। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना, तो आपके डाउट्स मैं सारे वहीं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।